नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो प्रशासनिक अधिकारी जो थे उनकी, महामात्य है, कर्णिक है ना, कुमारामात्य है, जो युद्ध मंत्री वगैरह जो थे उनकी। अब हम बात करते हैं प्रशासन के जो प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और इसके अलावा प्रमुख अधिकारी जो आनुवंशिक पद पर थे जैसे हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, पृथ्वीशेन है, उनके बारे में। तो आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध जो मंत्री थे उनकी। प्रसिद्ध मंत्री जो थे उनके नाम आप लिखिएगा, नाम, और एक तरफ आप कर दीजिएगा पद। सबसे पहले बात करते हैं वीरसेन की। वीरसेन जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक था, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं पृथ्वीशेन की। कुमारगुप्त का प्रमुख अधिकारी था, ये का मंत्री था। कुमारगुप्त प्रथम का, प्रथम कर लोगे, का मंत्री भी था, और शिखर स्वामी का पुत्र भी था। शिखर स्वामी का पुत्र भी था। हरिशेन जो था, हरिशेन की हम चर्चा पहले कर चुके हैं, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता था। तो किसका था? समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक था। महादंड नायक था। कुमारामात्य था। सबसे बड़ा अधिकारी होता था कुमारामात्य, ध्यान में रखना है भी ये। और नगद वेतन लेता था, कैश पेमेंट ही लेता था साहब, ये चेक वगैरह नहीं लेता था, है ना, ऑनलाइन पेमेंट ही करो इसको। ये अधिकारी, ये ध्यान में रखना आपको। किसका था? हरिशेन का। किसका? समुद्रगुप्त का। ये कौन था? हरिशेन था। और हरिशेन ने हमने बात की थी अपनी जो प्रयाग प्रशस्ति जो है के रचयिता थे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हरिशेन के बाद में था आपका शिखर स्वामी, उत्तर होता है इसका पृथ्वीशेन। शिखर स्वामी जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। फिर एक अधिकारी और आप लिख लीजिएगा, आम्रकारदव। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है। अनुयायी होता है। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है का सेनापति होता है भी ये। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति होता है। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 हैं। इन तीनों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये मंत्री है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति है, ये वीरसेन है, ये पृथ्वीशेन जो था कुमारगुप्त प्रथम का था। और हरिशेन के बारे में आप सब जानते हो, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसमें ये कुमारामात्य जो था ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और ये कैश वेतन या नगद रुपए जो है वो लेता था। ये थे आपके प्रमुख अधिकारी।
अब जो आपके कुमार ये गुप्त जो साम्राज्य है ये किस प्रशासन से अंश थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो गुप्त प्रशासन मौर्य, सातवाहन, शक और कुषाण। मौर्य, शक, सातवाहन, कुषाण, इनके प्रशासन का एक अंश था जिसको किसने फॉलो किया था? गुप्तों ने। गुप्तों ने इससे फॉलो किया था। इन्हीं के अंश का, इन्हीं के प्रशासन का अंग था। ये जो था वो केंद्रीकरण था पूरा का पूरा ही, और ये जो था ये पूरा का पूरा ही विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण था। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक मंत्री परिषद का हमें उल्लेख मिलता है। गुप्तों की एक मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। जिसका उल्लेख कामांधक का नीतिसार करता है और आपका कालिदास भी करता है। ये ध्यान में रखिए कभी। गुप्तों की जो मंत्री परिषद थी उसका उल्लेख कौन करता है? कामांधक के नीतिसार और वह कालिदास दोनों जो है ये मंत्री परिषद का उल्लेख करते हैं। गुप्तों की जो मंत्री परिषद थी उसका उल्लेख कालिदास और कामांधक की नीतिसार जो है वो करता है। गुप्त साम्राज्य में जो कुमारमात्य जो था ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था और ये राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। यूटी में, है ना, जैसे अपनी दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है ना, जो केंद्रीय जो प्रांत थे इनमें कुमारमात्य जो था, कुमारामात्य ये नियुक्त होता था। हमने चर्चा की थी ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था और वेतन इसका जो होता था वो केश होता था। ठीक है। गुप्तों का राज चिन्ह जो था वो हमने चर्चा कर ली थी। गुप्तों का राज चिन्ह जो था वो गरुड़ था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रमुख बात है कि प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि अनुदान देना लग गए थे, भूमि का दान करने लगे थे, भूमि अनुदान मिलता है। लेकिन ब्राह्मणों को व पुरोहित को, इनको सर्वप्रथम दान देने वाले सातवाहन थे। ये ध्यान में रखना है भाई। सातवाहन जो वंश थे ब्राह्मणों और पुरोहितों को जो दान देने का सर्वप्रथम कार्य जो किया था वो सातवाहनों ने किया था। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का, भूमि दान अधिकारियों को दान देने का या अनुदान देने का कार्य जो था वो हमें गुप्तों में मिलता है। अनुदान दिए जाने लग गए थे। ये गुप्त काल की बात है। ठीक है। हरिशेन की हमने चर्चा कर ली थी कि ये एक से अधिक पदों पे था। ये मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि पद जो थे वो अनुवांशिक हो गए थे। पद जितने भी थे वो अनुवांशिक, लगभग जो पद थे अधिकारियों के वो अनुवांशिक थे कि विजय हरिशेन का पुत्र है। ठीक है। और एक से अधिक पुत्र, एक से अधिक पद, जैसे अभी हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो आपके जो डोटासरा अपने शिक्षा मंत्री है डोटासरा जी, वो उनके पास एक से अधिक पद है, शिक्षा मंत्री का भी है और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी है। तो वैसे ही हरिशेन वगैरह जो थे, पृथ्वीशेन थे, उनके पास एक से अधिक पद थे। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनता है। ये हमने जब डायग्राम बताया था उसमें भी हमने चर्चा की थी। अब एक अन्य हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो अपनी प्रमुख जो अधिकारी थे, इसके बाद में जो प्रांतीय जो प्रशासन था ये था केंद्रीय। प्रांतीय प्रशासन जो था
प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो जो सम्राट का स्वयं शासित क्षेत्र में सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी, और देश का प्रमुख अधिकारी जो था वो कहलाता था गोप्ता। ये ध्यान में रखना है कि जो प्रांत की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी, देश थी, और प्रमुख जो अधिकारी था वो कहलाता था गोप्ता। दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति। भुक्ति के बाद में विषय, हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पेट और ग्राम, सूत्र आपको मैं बता दूंगा अभी। इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो उपरिक होता था, ठीक है। विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, नाम से, और ना ग्राम वाले में आएगा, है ना। पेट का जो प्रमुख अधिकारी था, विषय का बांटा गया था। पेट का उल्लेख हमें संक्षोभ के 72 विषय परिषद, द्रांगिक भी कहलाते थे। एक नाम हमें और मिलता है इनका, पुरपाल। पुरपाल पेट का आप लिख लीजिएगा, पेट का था। इसका प्रमुख अधिकारी जो था भाई, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, कल मैं बताऊँगा। इसका उल्लेख हमें संक्षोभ के खोह अभिलेख में मिलता है। विषयपति जो थे ये अलग अलग उसमें बांटे गए थे, और उसका ही एक हिस्सा था आपका पेट। पेट का एक अन्य नाम हमें मिलता है वित्थी, ठीक है। नगर का प्रधान अधिकारी के सदैव विषय के जो सदस्य थे वो महत्तर कहलाते थे, है ना। तो शायद इसका भी ये महत्तर था, महत्तर। ये देख लो, इसका तो आप ले लो बी, इसका ले लो वी, इसका ले लो पी, और इसका ले लो जी। देखो बीवी का अर्थ होता है पत्नी, और पीजी का अर्थ होता है एमए करना, या वैसे पेइंग गेस्ट भी होता है, हालांकि पीजी। तो इसका आप ये एक सूत्र याद रख लो कि जब बीवी एमए कर लेती है ना, तो बीवी पीजी है। भाई हम ये कहते हैं कि अपनी जो बीवी है ना वो पीजी है। तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि भुक्ति पेट और भुक्ति विषय पेट और जी का अर्थ हो गया आपका ग्राम। ग्राम जो अधिकारी है वो द्रांगिक या पुरपाल कहलाता था। इसका उल्लेख हमें, पेट का जो उल्लेख है वो हमें संक्षोभ के खो अभिलेख में भी मिलता है। भुक्ति का जो अधिकारी था वो उपरिक कहलाता था। विषय का विषयपति कहलाता था। इसके जो प्रमुख समितियों के अधिकारी होते थे वो महत्तर कहलाते थे, और देश का प्रमुख जो अधिकारी था वो गोप्ता कहलाता था। इसका मैं थोड़ा सा आपको कल देख कर बता दूंगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा गया था। ग्राम जो सभा थी इसको मध्य भारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मध्य भारत में ये पूछा गया है, मध्य भारत में पंचमंडली कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा।
इसको पंचमंडली कहा गया है कि पंचमंडली क्या थी, ग्राम सभा जो थी उसको पंचमंडली कहा गया है। दामोदर जो ताम्र पत्र है उसमें ग्राम सभा के कुछ अधिकारी, दामोदर जो ताम्र पत्र है ना, में हमें कुछ ग्राम के अधिकारी जो है का उल्लेख हमें मिलता है। जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो है महत्तर, प्रमुख अधिकारी है। अष्टाकुलाधिकारी, अष्टाकुलाधिकारी महत्तर, अष्टाकुलाधिकारी ग्रामिक और कुटुंबिन, ग्रामिक एवं कुटुंबिन, कुटुंबिन। दामोदर जो पत्र है हमें कुछ ग्राम के अधिकारी मिलते हैं, जैसे महत्तर है, अष्टाकुलाधिकारी है, ग्रामिक है या कुटुंबिन जो है प्रमुख। ठीक है। ग्राम की सबसे छोटी इकाइयों को पेट कहते थे। ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई थी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मामला है भाई। यहाँ पे देखो ग्राम से बड़ा है और ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई थी, इकाई को भी पेट ही कहा जाता था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप कि ग्राम जो है कि सबसे छोटी इकाई जो है, ग्राम समूह है कि जो सबसे छोटी इकाइयों में पेट कहते थे। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, ग्राम थी। ठीक है। ये थी आपकी प्रांतीय व्यवस्था। ये एक तो ये लाइन आपको ध्यान में रखिए। ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था, मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। दामोदर जो पत्र है उसमें हमें कुछ ग्राम अधिकारी मिलते हैं, महत्तर, अष्टाकुलाधिकारी, ग्रामिकी और कुटुंबिन। ठीक है। भुक्ति का उपरिक्त था, इसका गोप्ता था, विषय का विषयपति था। पेट जो थी वो ग्राम समूह है कि जो सबसे छोटी इकाइयों में थी, ग्राम समूह है कि जो सबसे छोटी इकाइयों में जो थी वो थी आपकी पेट। वित्ती इसका महत्तर था। संक्षोभ के खो अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। कालिदास और आपका कामंदक की नीति सार में हमें मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है जो गुप्त काल में थी। अब हम बात करते हैं न्याय प्रशासन की। न्याय जो प्रशासन है हमने जैसे प्रमुख अधिकारियों में बात की थी, न्याय का जो प्रमुख अधिकारी था दंडनायक है ना, महादंडनायक था। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था की तुलना जो थी, गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक विकसित थी, यानी मौर्य काल, शक है, उनकी तुलना में जो गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, विकसित थी। ठीक है। इसके बाद में सम्राट जो था वो प्रमुख सर्वोच्च न्यायाधीश था। सम्राट जो था वो सर्वोच्च न्यायाधीश था। व्यापारियों की श्रेणियों को अलग अलग न्यायालय के कानून होते थे और अन्य भी, जैसे वर्तमान में अपना फौजदारी और दीवानी है तो वैसे अलग अलग न्यायालय थे, है ना, जिसका अलग अलग बंटवारा होता था। वर्तमान समय में की बात करते हैं तो हमें यही मिलता है। पूग नगर में रहने वाली जो थी वो प्रमुख गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीश को
गुप्त जो अभिलेख थे, दंडनायक, महादंडनायक, दंडनायक व महादंडनायक व सर्वदंडनायक कहते थे। ये ध्यान में रखना भी, न्यायाधीश के लिए 3 शब्द उपयोग में आए हैं। दंडनायक भी इनको कहते थे, महादंडनायक भी इनको कहते थे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और सर्वदंडनायक भी इन्हें कहते थे। ठीक है। फाइयान के विवरण के अनुसार दंड विधान जो था वो कोमल था। फाइयान एक चीनी यात्री होता है जिसका मूल नाम कुंड होता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है 399 में। स्थल मार्ग से आता है, जल मार्ग से जाता है। ये कहता है कि दंड जो व्यवस्था थी कोमल थी, सॉफ्ट थी। ठीक है। और दूसरी कौन कहता है? फाइयान कहता है। क्या कहता है? कि जो दंड व्यवस्था थी वो कोमल थी, शारीरिक यातनाएं व मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे। भी कोमल थी तो अंग भंग या शारीरिक यातनाएं, और मृत्युदंड नहीं होता था, नहीं दिया जाता था। ये बात कहता है आपका फाइयान। ठीक है। बार बार जो राजद्रोह जो व्यक्ति करता था, बार बार अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह करता है तो उसका दाहिना हाथ जो था वो काट लिया जाता था। ये भी खतरनाक बात थी, बहुत अच्छी भी थी कि कोई व्यक्ति बार बार अगर राजद्रोह कर रहा है तो उसका दाहिना हाथ जो था वो काट लिया जाता था। और ये जो है आपके फौजदारी और जो दीवानी जो न्यायालय थे, है ना, ये कानून भलीभांति परिभाषित थे और जानकारी भी थी लोगों को कि भाई ये फौजदारी है, ये दीवानी है, और दोनों जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है। ठीक है। पुलिस विभाग के अधिकारी जो थे, ये तो न्यायालय थे। 2 या 4 लाइन पुलिस वगैरह जो है उनके बारे में आप लिख लीजिएगा। पुलिस विभाग के अधिकारियों में उपरीक, 10 आपराधिक, उपरीक 10 आपराधिक, चौरोधिकरण, दंडपाशिक, प्रमुख थे, आदि प्रमुख थे। पुलिस जो व्यवस्था थी, पुलिस विभाग के जो प्रमुख अधिकारी जो थे, है ना, उपरीक, 10 आपराधिक, चौरोधिकरण और दंडपाशिक कहलाते थे। बात करते हैं सेना की। अपने वर्तमान समय में जल, थल और नभ जो सेनाएं हैं, है ना, तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था, बता चुका हूं क्या था। प्रमुख अधिकारियों में हमने चर्चा कर ली थी कि भी प्रमुख जो अधिकारी था वो कौन था? महाबलाधिकृत।
महाबलाधिकृत। पैदल सेना की जो छोटी टुकड़ी थी, छोटी टुकड़ी थी, वो क्या कहलाती थी? चमूये। ध्यान में रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पूछ चुका है इसको। पैदल सेना की सबकी जो छोटी टुकड़ी थी वो चमूये कहलाती थी। गज सेना का जो प्रमुख प्रधान था वो महाबली पिल्लुपति था। गज सेना का प्रमुख जो अधिकारी था ना, गज यानी हाथी, प्रमुख जो था वो क्या कहलाता था? महापिल्लुपति। महापिल्लुपति। और ठीक वैसे ही जो अश्वसेना जो थी, घुड़सवार जो थे, है ना, वो भट्टाश्वपति। अश्वसेना का अश्वसेना का जो प्रधान था वो भट्टाश्वपति कहलाता था, ठीक है। पैदल सेना और सेना के जो प्रकार थे वो थे आपकी, पैदल सेना थी, रथ थी, अश्व थी और गज थी। हाथी सेना थी, घुड़सवार सेना थी, रथ सेना थी और पैदल सेना थी। पैदल सेना का जो था वो टुकड़ी जो थी वो चमूये कहलाती थी। गज सेना का जो प्रमुख था वो महापिल्लुपति कहलाता था। अश्व सेना का जो था वो भट्टाश्वपति कहलाता था, ठीक है। और साधारण जो सैनिकों को चाट कहा जाता था। ये दोनों ध्यान में रखने भी, साधारण जो सैनिक थे चाट कहा जाता था। और ये बात हमने पहले ही कर चुके थे कि जो सेना का जो साजो सामान रखता था उसे क्या कहा जाता था? रणभंडागारिक। रणभंडागारिक। रथों का महत्व कम हो गया इस समय, और अश्वसेना जो थी उसका महत्व, अश्वसेना का महत्व बढ़ गया। यानी रथों का महत्व इस समय कम हो जाता है और अश्वसेना का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। आप एक बार और देख लीजिएगा, पुलिस जो प्रमुख विभाग जो था उसका प्रमुख अधिकारी उपरिक, दशापराधिक, चौरोधिकरण और दंडपाशिक कहलाते थे। फिर सेना की हम बात करते हैं तो सर्वोच्च अधिकारी जो था वो महाबलाधिकृत था, और सेना का जो साजो सामान रखने वाला जो था, ये दोनों की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। रणभंडागारिक था। सेना जो थी वो 4 प्रकार की थी, पैदल सेना थी, रथ सेना थी, अश्व सेना थी और गज सेना थी। रथ सेना का जो है महत्व कम हो गया था और अश्व सेना का महत्व बढ़ गया था। अश्व सेना जो है उसका प्रधान जो था वो भट्टाश्वपति कहलाता था। गज सेना का जो प्रधान था वो महापिल्लुपति कहलाता था। पैदल सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी होती थी वो चमूई कहलाती थी और साधारण सैनिकों को चाट कहलाते थे, ठीक है। ये थी मोटी मोटी बातें इसकी।
अब हम बात करते हैं प्रमुख जो राजस्व अधिकारी जो थे या राजस्व जो व्यवस्था थी उसकी। लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कर जो थे, एक कर था मौर्य काल में भी था जिसका 1/6 भाग लिया जाता था। 2 कर बताए थे, बल्ली और भाग, है ना, ठीक है, जिसमें ये जो था बल्ली जो था वो स्वेच्छा से दिया जाता था। अब ये जो था अनिवार्य हो गया था, कर ये अनिवार्य हो गया था। लिया जाता था कितना, 1/6 भाग, और कर का नाम भी क्या था, भाग, ठीक है। ये भूमि की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, भूमि की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, और कर का नाम भी क्या था, का नाम जो था वो भाग था। देखो बच्चों, जो प्रमुख पंक्तियाँ थी, फैक्ट जो थे, उन पे हमने चर्चा की थी कि जैसे चमू है, चाट है ना, गज सेना का अधिकारी और अश्वसेना का अधिकारी, जो महादंडनायक, दंडनायक है ना, न्याय व्यवस्था जो थी उसमें, और आपकी प्रांतीय जो व्यवस्था थी उसकी, और राजस्व जो व्यवस्था थी उसमें कर लिया जाता था 1/6 भाग, जो उसको भी भाग कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था और बाकी जो प्रमुख बातें थी उसका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।